हम्म, हाय। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी की शिक्षण विद्या कंप्लीट करने के बाद अ, अपठित पद्यांश पर आधारित भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य और जीवन दृष्टि सौंदर्य के टॉपिक को। यहाँ पर हम भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य और नाद सौंदर्य तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे। उसके बाद के जो दो हैं वो नेक्स्ट क्लास में आएंगे। हमने शिक्षण विद्या पूरी कंप्लीट कर दी है, जिसके वीडियोस और प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। टोटली सिर्फ 6 वीडियो हैं, जिसको आप देखकर अपने शिक्षण विधि के 15 नंबर कवर अप कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लैंग्वेज 2 के हिसाब से शिक्षण विद्या पढ़ी है हिंदी की, और लैंग्वेज फर्स्ट में सिर्फ एक चुनौती वाला टॉपिक है जो अलग है, उसके अलावा दोनों सेम ही है। अगर आप वो बोलेंगे तो वो चुनौती वाला टॉपिक भी मैं डाल दूँगा। उसके बाद हम आज भाव सौंदर्य के बारे में बात करेंगे। पहले तो ये रहा आपका भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य मीन्स कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे वो पहले मैं बता देता हूँ कि आपको पेपर में एक कविता दी जाएगी और उस कविता में से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस कविता का भाव क्या है, इस कविता में नाद सौंदर्य क्या कहाँ पर है, इस कविता में विचार सौंदर्य क्या, इस कविता का विचार क्या है, मीन्स कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो यह बहुत इजी है, इसको समझना भी इजी है और इसको सॉल्व करना भी बहुत इजी है, लेकिन जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आपको ये कठिन लगता रहेगा। इसलिए मैं यहाँ पर इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए या फिर मिस टाइपिंग यहाँ पर हुई हो इस वीडियो में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट के ज़रिए बताएं कि कहाँ पर गलती हुई हो। और मैंने इस वीडियो में एक कंसेप्ट रखा है 10 पॉइंट्स का, मीन्स कि मैं आपको 10 क्वेश्चंस पूछूंगा और पर क्वेश्चन अगर राइट करने पर आपको 1 पॉइंट मिलेगा। आपको लास्ट तक बने रहना है। 10 पॉइंट में से आपके कितने पॉइंट्स आते हैं वो कमेंट के माध्यम से मुझे बताना, ताकि आपको भी पता चले और मुझे भी पता चले कि आपने इस वीडियो के माध्यम से कितना सीखा। तो शुरू करते हैं अ, भाव सौंदर्य से। जहाँ पर सुंदरता का भाव निहित हो उसे भाव सौंदर्य कहते हैं। मीन्स कि जहाँ पर भी कविता को देखकर उसमें लगे कि ये कविता कितनी अच्छी तरह से गाई गई है, इसमें कितना अच्छा श्रृंगार रस है, तो उसे ही भाव सौंदर्य कहा गया है। साधारण शब्दों में मैं आपको कुछ समझा देता हूँ, जैसे कि अर्थात जब किसी कविता या काव्य पक्ष में उसके भाव पक्ष की बात की जाए, उसका भाव कैसा था, तो उसे भाव सौंदर्य कहते हैं। जैसे कि कुछ कविताओं का भाव रहता है वीर सौंदर्य का, मीन्स कि जहाँ पर वीरता दिखाई जाती है। कुछ कविताओं में राष्ट्र प्रेम दिखाई देता है, और कुछ कविताओं में एक प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं के लिए जो प्रेम प्रसंग लिखता है वो दिखाई देता है। कुछ प्रकृति के बारे में लिखते हैं, तो वहाँ कवि के क्या भाव रहे होंगे उस कविता को लिखते समय, वो भाव पढ़ना या फिर समझना भाव सौंदर्य कहलाता है। भाव सौंदर्य को हम दो प्रकार से पढ़ सकते हैं। काव्य सौंदर्य पहले समझते हैं। काव्य यानी कि कविता, कविता के दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। कि कविता में क्या भाव रहते हैं, एक तो भाव पक्ष के बारे में बात करेंगे पहले, उसके बाद मैं कला पक्ष को और विस्तृत रूप से समझाऊंगा। भाव पक्ष मीन्स कि कवि के क्या भाव रहते, जैसे कि पहला है कवि के विचार, उस कविता को लिखते समय क्या होंगे। उसके अंदर देश प्रेम जाग रहा होगा, राष्ट्रीयता जाग रही होगी, प्रकृति के प्रति प्रेम होगा, क्या विचार रहे होंगे उसके बारे में जानकारी चाहिए हमें। भाव, उसके भाव क्या रहे होंगे, वो देश की जनताओं को जगाना चाहता है या फिर अपने प्रेमी को अपने प्रेम के बारे में बताना चाहता है। उसके भाव, उसकी नीति यानी कि वो किस उद्देश्य को पूरा करना चाहता है। रस मीन्स कि वही कि वो क्या कहना चाहता है। वो माधुर्य रस यानी कि अच्छी वाणी का उपयोग कर रहा है, दुखद वाणी का उपयोग कर रहा है, वही रस में आता है। अब कला पक्ष को समझते हैं। कला पक्ष के 4 और पक्ष हैं और उसके भी ज़्यादा होंगे, लेकिन मुख्यतः 4 हैं। पहला है शब्द शक्ति, काव्य गुण, छंद और अलंकार। हम यहाँ पर 3 ही पढ़ेंगे, क्योंकि अपने सिलेबस के अनुसार या फिर अपने रेट के अनुसार यहाँ पर शब्द शक्ति से रिलेटेड, काव्य गुण से रिलेटेड और अलंकार से रिलेटेड मेनली प्रश्न आते। अब भाव सौंदर्य से रिलेटेड अगर भाव्य सौंदर्य का क्वेश्चन आया तो यहीं से आएगा। और इसलिए हम पहले शब्द शक्ति पढ़ेंगे, फिर काव्य गुण, फिर अलंकार। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ भाव सौंदर्य के बारे में। भाव सौंदर्य से एक ही क्वेश्चन आएगा कि कवि के क्या भाव थे। तो जो जब आप कविता पढ़ेंगे, जैसे कि महाराणा प्रताप की चेतक के बारे में कविता आएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा वहाँ वीर रस है या फिर वीरता का भाव है या फिर कहीं देश प्रेम का भाव है।
तो उस कविता को पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर भाव सौंदर्य एक टॉपिक है, तो उसको और अच्छे से पढ़ने के लिए मैं आपको ये डिटेल्स बता रहा हूँ। भाव सौंदर्य का मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया था और अभी भी बता देता हूँ। कवि के जो भाव हैं उनको पढ़ना भाव सौंदर्य में आता है। भाव सौंदर्य में जो कविता है उसको दो पक्षों में और ज़्यादा समझने के लिए बांटा गया है, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष में कवि के विचार, भाव, नीति और रस के बारे में पढ़ा जाता है और कला पक्ष में शब्द शक्ति, काव्य गुण, छंद और अलंकार के बारे में पढ़ा जाता है। आपके जो क्वेश्चन भाव सौंदर्य के अंदर से भी बने तो अलंकार से बनेंगे या फिर काव्य गुण से बनेंगे या शब्द शक्ति से बनेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो पहले मैं शब्द शक्ति के बारे में बता देता हूँ। शब्द शक्ति के तीन आपने भेद हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो पहले शब्द शक्ति को कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद काव्य गुण के बारे में चलेंगे और अलंकार के बारे में चलेंगे। शब्द शक्ति के भी तीन भेद है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। मैं आपको मेनली ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। अभिधा का मतलब ये होता है कि जब किसी साधारण शब्द का लोक प्रचलित अर्थ हो, मीन्स कि जैसे कि यहाँ पर मैं कह दूँ कि गुलाब बहुत सुंदर फूल है, तो ये सबको पता है कि सुंदर है। या फिर रसगुल्ले का कलर सफ़ेद होता है, ये भी सबको पता है। यहाँ पर लिखा हुआ है उदाहरण, राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, ये सबको पता है। तो शब्द जिसकी शक्ति से किसी शब्द के साधारण लोक प्रचलित अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा कहते हैं। मीन्स अभिधा का मतलब यही है कि अगर कोई लाइन लिखी है और उसका साधारण अर्थ सबको पता है, या फिर कविता में कुछ लाइन है जिसको सिंपली आप समझ सकते हो और जिसका अर्थ आपको सबको पता है, उस कविता को अभिधा कहते हैं। ठीक है। अब लक्षणा किसे कहते हैं? जब किसी शब्द का मुख्य अर्थ ना निकलकर दीर्घ काल से माने जा रहे रूढ़ अर्थ पर आधारित हो उस शब्द का अर्थ, तो उसे लक्षणा कहते हैं। अब इसको मतलब समझना कि मीन्स कि आप जो शब्द प्रयोग कर रहे हो उसका सीधा अर्थ तो कुछ और होता है, लेकिन उसका कविता में या फिर किसी वाक्य में प्रयोग करने पर उसका अर्थ और अलग निकलता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक बहुत सारा सुंदर सा उदाहरण देता हूँ। पुलिस देखकर चोर चौकन्ना हो गया, या फिर पुलिस देखकर चौकन्ना हो गया है, मीन्स कि चोर चौकन्ना हो गया यहाँ पर कहा जा रहा है। तो चौकन्ना का मतलब होता है चार कान, चो मीन्स की चार और कन्ना मीन्स की कान। तो पुलिस को जब चोर ने देखा तब चोर चौकन्ना हो गया, ये वाक्य आया। तो इसका मतलब क्या समझते हैं हम कि चोर सजग हो गया या फिर जागरूक हो गया कि मुझे कहीं से छुप जाना है, मीन्स कि जागृत हो गया कि ध्यान अपना केंद्रित करके कहीं पर छुप गया। चौकन्ना का मतलब सजग हो गया। ठीक है। लेकिन उसका अगर शाब्दिक अर्थ निकल ले तो क्या निकलता है कि चार कान। तो वही लक्षणा में कहा गया है, जब किसी शब्द का मुख्य अर्थ ना निकलकर दीर्घकाल से रूढ़ का मतलब होता है परंपरागत जो बातें चली आती है उसका ही पालन करना रूढ़ आता है। ठीक है। रूढ़ का मतलब ये होता है। तो आधारित होता है तो उसे लक्षणा कहते हैं। यहाँ पर वही उदाहरण है, पुलिस को देखकर चोर चौकन्ना, यहाँ पर चोर आएगा। ठीक है। देखकर चोर चौकन्ना हो गया, यहाँ पर चौकन्ना का शाब्दिक अर्थ चार कान होता है, परंतु दीर्घकाल से रूढ़ अर्थ सजग होना से लिया जाता है। मीन्स कि इसका मतलब कि इसका अर्थ तो क्या है कि सजग होना, ऐसा दीर्घकाल से हम मानते आ रहे हैं, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? चार कान। अभिधा के बारे में मैंने बता दिया। अभिधा का मतलब जो लाइन लिखी है उसका साधारण अर्थ सबको पता है, उसे अभिधा कहते हैं। और लक्षण का मतलब ये जिस शब्द का शाब्दिक अर्थ अलग होता है लेकिन सब साधारण अर्थ रूढ़िता के कारण मानते आ रहे हैं, वही अर्थ। अब व्यंजना के बारे में बात करते हैं। जब किसी शब्द का अर्थ न अभिधा से व ना लक्षणा से प्रकट होता है बल्कि कोई अन्य अर्थ प्रकट होता है तो उसे क्या कहते हैं? व्यंजना। जैसे कि अभी पहले मैं आपको लक्षणा के उदाहरण बता देता हूँ कि तुम्हारे पुत्र का मुख तो चंद्रमा के समान है। अब ये कहने पर शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि शाब्दिक अर्थ की और गौर करेंगे तो कोई किसी का चेहरा चांद की तरह गोल है और उसके चेहरे का रंग सफ़ेद है और उसके चेहरे पे धब्बे हैं, शाब्दिक अर्थ देखें तो। लेकिन अगर रूढ़िता के अनुसार देखें तो चांद जितना सुंदर है उतना ही सुंदर इसका मुख है, ये कोई व्यक्ति कहना चाहता है। मीन्स कि वही शाब्दिक अर्थ अलग निकलता है, लेकिन रूढ़िवादिता के कारण दीर्घकाल से उस शब्द का कुछ और अर्थ निकल रहा है, उसे लक्षण कहते हैं। अभिधा का मतलब साधारण अर्थ निकलना, और व्यंजना का मतलब न तो लक्षणा न व्यंजना। आप अपने मन से कोई बात बना रहे हो
और फिर उस लाइन को कहने पर आप उसका अर्थ अपने आप ही समझ जाते हो। जैसे कि यहाँ पर दिया है, तुम्हारे पुत्र तो बृहस्पति के अवतार है, तुम्हारा पुत्र तो बृहस्पति का अवतार है। ये लाइन या फिर ये बातें आपको भी पता है कि बृहस्पति का अवतार किसी को मतलब उपमा नहीं दी जाती है, फिर किसी को कहा नहीं जाता है, लेकिन किसी व्यक्ति ने अपने अनुसार बना दिया है। जैसे कि तुम्हारा पुत्र तो भालू जैसा है। अब ये तो नॉर्मली नहीं बोलते हैं, लेकिन तुम्हारा पुत्र तो गाय है, ये लक्षणा में है, क्योंकि ये रूढ़िवादिता के कारण गाय का मतलब भोला शब्द अर्थ निकाला जाता है। अब तुम्हारा पुत्र तो भालू है, मीन्स कि भालू की तरह मोटा और आलसी है, तो इसे व्यंजना कहा जाता है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना का मतलब आप आसानी से समझ गए होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। शब्द शक्ति, शब्द शक्ति में किसी शब्द का अर्थ निकलना शब्द शक्ति कहलाता है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा का मतलब जो साधारण अर्थ निकले, लक्षणा में जो रूढ़िवादी अर्थ निकले, और व्यंजना में जो रूढ़िवादी और साधारण अर्थ ना निकलकर अपने हिसाब से अर्थ निकाले, उसे व्यंजना कहते हैं। ठीक है, तो हमने शब्द शक्ति जो टॉपिक था उसे क्लियर कर लिया है। अब काव्य गुण की बात करते हैं। काव्य गुण, काव्य गुण इम्पोर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, और ज़्यादातर ये ओज गुण है, वो आएगा, मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। काव्य गुण मीन्स कि जब आप कविता को पढ़ते हो तो आपको जो फील होता है वो काव्य गुण कहलाता है। जैसे कि ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण, मैंने ये 3 गुण लिए मेनली। ओज गुण का मतलब जिस काव्य को पढ़ने से हृदय में उच्च यानी उत्साह आ जाता है, मीन्स कि गुस्सा भी कह सकते हैं आपको। जब किसी कविता को पढ़ते हो तो आपके अंदर बहुत सारा उत्साह आ जाता है, बहुत सारा गुस्सा आ जाता है, फिर एनर्जी आ जाती है, तो उस कविता को उज गुण कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आए, कोई अच्छी सी कविता दे देते हैं जैसे कि जिससे आपके मन में शौर्य का भाव उत्पन्न हो, उत्साह का भाव उत्पन्न हो, और फिर पूछा जाता है कि इस काव्य का कौन सा गुण है, इस काव्य में कौन सा गुण है, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण, तो हमें लिखना है ओज गुण। ये बहुत बार आया है रीट के एग्जाम में ओज गुण, तो हमें इसको ध्यान में रखना है। प्रसाद गुण, जिस काव्य को पढ़ते ही उसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए तो उसे प्रसाद गुण कहते हैं। कोई भी नॉर्मल कविता है, उसको पढ़ते ही हमें लगे कि यह कविता तो बहुत सिंपल है, या फिर इसका अर्थ हमें आसानी से समझ में आ जाए, तो वो कौन सी कविता हो गई, प्रसाद गुण। एक कविता आई थी, मैं, चलो कोई नहीं, बाद में जब लास्ट में एंडिंग होगी अपने सेशन की तब मैं कुछ 10 क्वेश्चन जो दे रहा हूँ, तो उस 10 पॉइंट में से आपके कितने नंबर आए वो बताओगे। तो उस 10 पॉइंट्स में आपको मतलब कि क्वेश्चंस अच्छे दूंगा, ताकि आपको भी पता चले, और पास्ट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे रेट में वही पूछूंगा, ताकि आपको और अनुमान हो जाए कि कैसा पेपर आता है, या फिर कितने इजी तरीके से हम पढ़ रहे हैं। तो प्रसाद गुण के बारे में बात कर ली, ओज गुण के बारे में बात कर ली। अब माधुर्य गुण, जिस काव्य को पढ़ने से श्रोता का चित्त प्रसन्न हो जाए, चित्र नहीं यहाँ पर, चित्त प्रसन्न, मन प्रसन्न हो जाए, मीन्स कि यहाँ पर आभूषण के बारे में बात की जाए, सुंदरता के बारे में बात की जाए, तो उसे माधुर्य गुण बोलते हैं। ठीक है, या फिर दुख की बात नहीं, हाँ, दुख की बात भी इसमें ही आ सकती है शायद से। तो माधुर्य गुण में जहाँ पर मन प्रसन्न हो जाए वहाँ पर माधुर्य गुण होता है, जहाँ पर साधारण अर्थ निकलता है वहाँ पर प्रसाद गुण, और जहाँ पर उत्साह की भावना, गुस्से का भाव उत्पन्न हो, उसे ओज गुण कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना, ओज गुण इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने अभी शब्द शक्ति और काव्य गुण पढ़ लिया। शब्द शक्ति के 3 प्रकार है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा का मतलब जो साधारण अर्थ निकले, व्यंजना का मीन्स कि जो रूढ़िवादी अर्थ निकले, और फिर लक्षण का मतलब जो रूढ़िवादी अर्थ निकले, और व्यंजना का मतलब जो अभिधा और लक्षणा दोनों का अर्थों से भिन्न हो, उसे व्यंजना कहते हैं। काव्य गुण के बारे में बात कर ली, ओज गुण है, फिर प्रसाद गुण है, और माधुर्य गुण है। ओज गुण का मतलब क्या है, ओज गुण का मतलब क्या है, जहाँ पर उत्साह की भावना हो या फिर क्रोध हो। माधुर्य की बात की, जहाँ पर चित्त यानी कि मन प्रसन्न हो जाए, या फिर प्रसाद गुण, जहाँ पर कविता को पढ़ने से उसका अर्थ सरलतम भाषा का लगे और हमें आसानी से समझ में आ सके, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। तो हमने शब्द शक्ति और काव्य गुण पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अलंकार। छंद इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन न के बराबर आते हैं, अभी तक तो नहीं आया है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। अलंकार को पढ़ते हैं। अलंकार, अलंकार तो सबको ही पता है, जब कविता में कुछ शब्द ऐसे डाले जाए जिनको पढ़कर आपको और कविता अच्छी लगने लगे, या फिर जैसे कि एक कविता, कोई स्त्री है और उस स्त्री के ऊपर आभूषण पहनाकर जब
स्त्री को देखा जाए तो वो जितनी सुंदर दिखती है, वैसे ही कविता में भी अलंकार जोड़े जाए तो उस कविता की सुंदरता और बढ़ जाती है। वैसे लोक प्रचलित अर्थ है यह है जो आपने सुना भी और मैंने बताया, तो ये इम्पोर्टेंट था। वैसे अलंकार तो आप समझ गए होंगे। अलंकार में भी मुख्यतः मैंने कुछ 6 अलंकार लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। अनुप्रास अलंकार पहला है। अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है जब कोई पंक्तियों में, किन पंक्तियों में एक वर्ण बार बार आए, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनु मीन्स की बार और प्रास का मतलब आना, मीन्स की बार बार एक ही कविता में कोई वर्ण आना। जैसे कि चारू चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ पर च शब्द कितनी बार आया? 3 बार। तो च वर्ण कितनी बार आए? तो 3 बार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास। जब भी किसी कविता में एक शब्द या फिर एक वर्ण बार बार आए तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। फिर अब यमक अलंकार की बात करते हैं। एक ही शब्द अथवा वर्ण समूह 2 या 2 से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हो, यानी कि एक ही शब्द तो एक ही है लेकिन उसके अर्थ क्या हो? 2। जैसे कि कनक, जो आगे एक उदाहरण आएगा। तो कनक, कनक का मतलब सोना भी होता है और धतूरा भी होता है। मीन्स कि कनक के 2 अर्थ हुए, एक तो सोना और एक धतूरा। तो इसको एक कविता में प्रयुक्त करके कवि ने किस प्रकार से बताया है और यहाँ पर कौन सा यमक अलंकार कैसे हुआ वो देखते हैं। तो उदाहरण देखो। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए खुद बोराए। खुद है शायद से यहाँ पर, हाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई है। मीन्स कि एक कनक का मतलब सोना होता है और एक कनक का मतलब धतूरा होता है। तो जो सोने को पाकर लोग पागल हो जाते हैं और एक कनक यानी कि धतूरे को खाकर लोग पागल हो जाते हैं। तो कनक दोनों कनक में मादकता अधिक है। यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है जब एक ही जैसे शब्द के 2 अलग अलग अर्थ हो तो उसे क्या कहते हैं? यमक। और जब एक ही वर्ण बार बार आए तो उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास। अब बात करते हैं श्लेष अलंकार की। श्लेष अलंकार एक ही शब्द की एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। मीन्स कि एक शब्द है और उसके एक से अधिक अर्थ। यहाँ पर क्या था? एक जैसे 2 शब्द थे यमक में, और यहाँ पर क्या है? एक ही शब्द है और जिसके 2 अर्थ हैं। यहाँ पर एक जैसे 2 शब्द थे और उसके 2 अलग अलग अर्थ थे। यहाँ पर एक शब्द है और उसके अलग अलग अर्थ हैं। उसे क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार। तो हमने पहले अनुप्रास पढ़ा, फिर यमक पढ़ा, अब श्लेष अलंकार की बात करते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानुष चुप। यहाँ पर जो पानी है उसके अलग अलग अर्थ हैं। जैसे कि एक पानी का मतलब चमक होता है, एक पानी का मतलब इज्जत होता है, और एक पानी का मतलब जो साधारण अर्थ लेते हैं जल। यानी कि कवि कहना चाहता है यहाँ पर कि अपने पास चमक बहुत मतलब कि रखिए, नहीं तो चमक के बिना कोई आपको नहीं पूछेगा। अगर हम जल के अर्थ में ले तो अपने पास पानी रखिए, नहीं तो आपका जीवन खतरे में हो जाएगा। यानी कि कवि यहाँ पर ये कहना चाहता है। तो एक यहाँ पर पानी शब्द जो है उसके अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं और अलग अलग अर्थों का प्रयोग करने पर कविता का भाव भी अलग अलग प्रकार से बदलता रहता है। उसे ही क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार। ठीक है, इतना डीपली नहीं पूछेगा, अगर पूछा तो भी। श्लेष अलंकार मीन्स कि यही उदाहरण है, रहीमन राखिए पानी राखिए बिन पानी सब सुन, ये वाला ज़्यादा पूछेगा। डायरेक्ट मतलब कि यही लाइन आएगी और कौन सा अलंकार ये पूछेगा। तो हमने अभी 3 अलंकार पढ़े, यमक, अनुश्लेष और अनुप्रास। अनुप्रास में क्या होता है? एक वर्ण, जैसे कि य र ल व क ख ग घ, तो ये एक वर्ण बार बार आए उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास। यमक में क्या होता है? एक जैसे 2 शब्द होते हैं जिनका अर्थ अलग अलग होता है। एक जैसे 2 शब्द जिनका अर्थ अलग अलग होता है वो यमक। अब एक ही शब्द और जिसके अर्थ 2 होते हैं उसे क्या कहते हैं? श्लेष। अब बात करते हैं उपमा की, जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमा से, उपमेय का मतलब होता है किसी व्यक्ति की तुलना किसी और चीज़ से, उपमा से की जाए तो उसे क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। उपमेय मीन्स कि कोई व्यक्ति, अब मेय मीन्स कि मैं खुद या फिर अपने आप को समझना या फिर मैन समझना। तो किसी व्यक्ति की तुलना किसी और के साथ की जाए उसे उपमा कहते हैं, और जिस व्यक्ति की जाए उसे उपमेय कहते हैं। ठीक है, ये आसान से ट्रिक है। उपमा अलंकार में और जानना हो कि उपमा अलंकार कहाँ पर है, तो सा शब्द किसी कविता में आए, सी शब्द आए, से आए, सरी से आए, सम आए, समान आए, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे कि रोहन का चंद्रमा सा मुख है,
तो चंद्रमा सा मुख है, यानी चंद्रमा की तरह मुख है। किसका है? रोहन का। तो उपमेय क्या हुआ यहाँ पर? रोहन। ठीक है। और उपमा क्या हुआ? चंद्रमा। उपमेय मीन्स कि क्या होता है? कोई व्यक्ति जिसकी तुलना की जाए, तो वो कौन है? रोहन। और उपमा का मतलब क्या है? जिसकी तुलना की जाए या फिर जिससे तुलना की जाए, तो वो क्या है? चंद्रमा। ठीक है। तो हमने फिर से रिपीट कर लेता हूँ। अनुप्रास पढ़ा, यमक पढ़ा, श्लेष पढ़ा और उपमा पढ़ा। अनुप्रास में क्या होता है? एक वर्ण बार बार आता है। फिर उसके बाद श्लेष पढ़ा, जिसमें एक शब्द से दो अर्थ निकलते। उसके बाद एक पढ़ा था हमने यमक, जिसमें दो शब्द एक जैसे होते और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। उपमा में उपमेय की उपमा दी जाती है। अब रूपक। रूपक और उपमा में बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन हमें नहीं होना है। उपमेय में उपमा का अभेद्य रूप से दर्शाया जाए, उपमा को अभेद्य रूप से दर्शाया जाता है, उसे ही रूपक कहते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ इतना समझना कि जहाँ पर भी उपमा हो, लेकिन सा शब्द ना हो, सी शब्द ना हो, सरिस ना हो, या फिर समान तुलना ना हो, किसी व्यक्ति की किसी और से तुलना ना होकर एक समान दो व्यक्तियों को समझाया जाए, वह रूपक है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर तुमने उदाहरण से समझाता हूँ मैं तुम्हें कि चरण सरोज पखारन लगा नहीं, पखारन लगा। मीन्स कि चरण जो है सरोज यानी कि सुंदर या फिर कमल की तरह उसको पखारने लगा। यहाँ पर चरण कमल के समान है ऐसा कहा गया है। ठीक है। वहाँ पर क्या था? चंद्रमा सा मुख है, यहाँ पर सा शब्द आया था इसलिए उपमा हो गया, ये समझना अगर ट्रिक, क्योंकि और इजी तरीके से यही समझा सकता है। जहाँ पर उपमा और उपमेय दोनों का कंपैरिजन किया जाए, उपमेय का उपमा से कंपैरिजन किया जाए, वहाँ उपमा है। और रूपक में क्या होता है? उपमेय को अभेद्य रूप से दर्शाया जाए, भाई ये दोनों सेम ही है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। वहाँ पर क्या था? चंद्रमा की तरह दिखता है, चंद्रमा ही है यूँ नहीं बोला गया था। समझ में आया? तो उसे क्या कहते हैं? रूपक अलंकार। अब लास्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमा की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाए, जैसे कि उदाहरण है चमचमात चंचल नयन, बीच घूंघट पट जीन, मानहु सरिता विमल जस जल, बिछरत दो मीन। मीन्स कि यहाँ पर इस पंक्ति का उदाहरण समझते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा इस उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब क्या होता है। कि घूंघ चमचमात चंचल नयन, चमकते हुए दो चंचल नयन है जो इधर उधर घूम रहे हैं। यहाँ पर कवि एक स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं जिसके दो चंचल नेत्र हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं। बीच घूंघट पट झीन, और वो घूंघट की आड़ में है, मीन्स कि उन नेत्रों के आगे क्या है? लगा हुआ है? घूंघट लगा हुआ है। मानहु सरिस मानहु सुर सरिता विमल जल बिछरत दो मीन मीन्स कि जैसे कि ऐसा लग रहा है उन दो नेत्रों को देखकर जैसे कि एक नदी में दो मछलियों का जोड़ा इधर उधर घूम रहा हो। मतलब कि कवि कहना चाहता है कि उस स्त्री जिसके घूंघट के अंदर से दो आंखें दिख रही हैं और उसकी चमकती हुई आंखें नदी के अंदर दो मछलियों की तरह दिख रही हैं जो आपस में खिल रही हो। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है किससे के साथ? मछलियों नेत्रों के साथ मछलियों का। तो उसे क्या कहा गया है? उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमा की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाए, यहाँ पर जबरदस्ती संभावना व्यक्त की जा रही है, उसे उत्प्रेक्षा कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? अभेद्य रूप से, यानी कि यही है, कोई भेद नहीं है इन दोनों में, कमल के समान ही पैर हैं, ऐसा अभेद्य रूप से जब अर्थ प्रकट किया जाए तो उसे रूपक कहते हैं। और जहाँ पर तुलना की जाए वहाँ पर उपमा आता है। और जब एक ही शब्द का दो अर्थ निकलते हैं तो उसे श्लेष कहते हैं। यमक में क्या होता है कि दो एक समान शब्दों के दो अलग अलग अर्थ होते हैं। और अनुप्रास में एक ही वर्ण जो बार बार आता है उसे अनुप्रास कहते हैं। ठीक है। तो हमने अलंकार भी पढ़ लिए। अब मैं आपको बता देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ लिया है। भाव पक्ष और कला पक्ष हो गए हैं। शब्द शक्ति, काव्य गुण और अलंकार। छंद इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि ये भी हमने डीपली पढ़ा है। ठीक है। इतना आता नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा जो हमने अभी तक जितना पढ़ा उसमें से, तो इसलिए मैंने इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया छंद पर उन पर। ठीक है। अलंकार पर तो हमने भाव सौंदर्य कंप्लीट कर दिया। भाव सौंदर्य से एक क्वेश्चन आएगा, या तो अलंकार से आएगा या फिर काव्य गुण से आएगा, शब्द शक्ति से आएगा। उसके अलावा कहीं से भी भाव सुंदर का एक क्वेश्चन कविता में आएगा तो वो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में हम
विचार सौंदर्य के बारे में पढ़ लेते हैं और उसके बाद नाद सौंदर्य के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है। हाँ, तो विचार सौंदर्य से अभिप्राय है कि कवि द्वारा कविता में किन भावों विचारों की अभिव्यक्ति की गई है। मीन्स कि जो कवि जब कविता लिख रहा है तो उस कविता को पढ़ने पर हमें क्या पता चल रहा है कि उस कवि के कैसे विचार हैं, यही विचार सौंदर्य आता है। सरल अर्थों में जिन पंक्तियों में भाव व्यक्त हो उन्हें भाव सौंदर्य कहते हैं या फिर विचार सौंदर्य कहते हैं। ठीक है। जैसे कि कवि अपनी कविता में राष्ट्रीयता, देश प्रेम, संस्कृति, गौरव भरे अतीत, सत्य, प्रेरणा, सुंदर आदि विचारों को प्रस्तुत करता है। मीन्स कि कवि अपनी कविताओं में राष्ट्रीयता की भावना व्यक्त करता है, देश प्रेम की, संस्कृति की, या फिर कुछ इतिहास की कविता दोहराता है, जैसे महाराणा प्रताप की। सत्य की बातें करता है, प्रेरणा की बात करता है, सुंदरता की बात करता है किसी स्त्री की। तो इन सभी बातों से उसके विचारों को पता चलता है और इन्हीं इन्हीं विचार सौंदर्य कहा गया है। ठीक है। जैसे कि उदाहरण, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। इसमें कवि कहना चाहता है कि आप दूसरों को परखने से पहले खुद को परखिए। आप पे भी बहुत सारे अवगुण हैं और उनकी जांच आप पहले कीजिए। तो यहाँ पर कवि के विचार व्यक्त हो रहे हैं कि वो हमें सिखाना चाहता है कि पहले तो अपनी गलतियाँ देखो, बाद में किसी और की देखना। तो ये हमें सीख देना चाहता है। इसे ही विचार सौंदर्य कहते हैं। इससे मतलब कि इतने ऊपर ऊपर से ही क्वेश्चन आएंगे, कवि के विचार कौन से हैं, और आपको कविता पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि कवि कवि क्या कहना चाहता है। तो उसे ही विचार सौंदर्य का प्रश्न बनेगा। जैसे कविता आएगी, फिर उसमें वीर रस होगा, फिर पूछेगा कवि के कौन से विचार हैं, तो प्रेम भरे, वीरता के, या फिर डर के, या फिर प्रकृति प्रेम के। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, वीर रस की कविता होगी तो वीरता के, वैसे टाइप क्वेश्चन आएंगे। उससे ऊपर नहीं आएंगे। तो हमने अभी फिर से मैं बता देता हूँ, भाव सौंदर्य पढ़ लिया, विचार सौंदर्य पढ़ लिया, अब नाद सौंदर्य की बात करते हैं। हाँ सॉरी, मैंने एक लाइन मेरे को याद आई, भाव सौंदर्य की थी जो मैंने यहाँ पर टाइप कर दी थी। सरल अर्थों में जिन पंक्तियों में भाव व्यक्त होता है उन्हें भाव सौंदर्य कहते हैं। ये जो लाइन थी वो भाव सौंदर्य की थी, जो यहाँ पर मिस प्रिंट हो गई थी, मिस टाइप हो गई थी मीन्स की, तो उसे ध्यान में रखना है। ठीक है। विचार सौंदर्य के बारे में भी हमने पढ़ लिया। तो अभी हमने भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य पढ़ लिए हैं। अब लास्ट नाद सौंदर्य बचा है। उसके बाद मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा। आपको उस 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आए उसका जवाब मेरे को देना है। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि आपने जो सीखा अभी इस वीडियो से वो कितना सीखा है। ठीक है। नाद सौंदर्य तो बहुत ईजी है। नाद सौंदर्य के बारे में पढ़ते हैं हम। नाद सौंदर्य का मतलब यहाँ पर है सीधा सट कि कोई ध्वनि जब उत्पन्न होती है तो उसे नाद सौंदर्य कहते हैं। किन शब्दों से, जैसे कविताओं में ध्वनि भरे शब्द, मीन्स कि आपको और इजी तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पर उदाहरण है, जैसे कि उमड़ घुमड़, गर्जना। गर्जना का मतलब क्या है, बादलों को जब टकराते तो उनका साउंड जैसे आता है तो उसे क्या कहते हैं, गर्जना। तो यहाँ पर साउंड पता चल रहा है। रिमझिम, ये क्या है, एक साउंड है। कट कटाना, ये क्या है, साउंड है। तो इन्हें क्या कहा गया है, नाद सौंदर्य। जिन लाइनों को, जैसे कुत्ते की आवाज़, भौंकने की आवाज़ क्या है, तो वो क्या है, भाव, यानी कि ये क्या हो गया, नाद सौंदर्य। या फिर कट कटाना, फिर या फिर घर घर की आवाज़ आना, ट्रेन की चुक चुक आवाज़ आना। तो जहाँ पर भी आवाज़ वाली बातें आए उसे ही क्या कहते हैं, नाद सौंदर्य। तो अब मैं आपको 10 क्वेश्चंस देता हूँ। उनमें से आपको कितने आंसर आए या फिर क्वेश्चन आए, या फिर आपको फिर वो पढ़कर, क्वेश्चन पढ़ के आपको लगा कि ये वीडियो यूज़फुल था या नहीं, तो आप कमेंट करें। और इसमें जो भी गलतियाँ हुई हो वो मुझे बताएं कमेंट के माध्यम से, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका सुधार कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। आप स्क्रीन को पॉज करके फिर अपने आंसर बुक में या फिर नोटबुक में या फिर रफ में पहले का आंसर क्या है वो, दूसरे का आंसर क्या है वो चेक कर लेना, तीसरे का आंसर स्क्रीन पॉज करके देख लेना, फिर फोर्थ, ये जो पूरी कविता है उसके ऊपर फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है, ये रहे। स्क्रीन को पॉज करके फिर देख लेना आप। ठीक है, ये रही कविता वो, और उसके फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन, ये सिक्स्थ क्वेश्चन है और ये सेवन्थ है। उसके बाद ये फिर से पूरी कविता है,
आप इसको पूरी अच्छी तरीके से पढ़ना। उसके बाद 8th क्वेश्चन का, 9th क्वेश्चन का और 10th क्वेश्चन का मुझे आंसर मतलब कि अपनी रफ बुक में लिखना, और मैं डिस्क्रिप्शन में इन सभी के आंसर डालूँगा। तो आप फिर चेक करना और मुझे कितने पॉइंट्स आपको मिले 10 में से, या फिर कितने क्वेश्चंस राइट हुए वो कमेंट करके बताना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये सभी पिछले एग्ज़ाम के जो पेपर में से क्वेश्चन मैंने 10 निकाले आईएमपी, ताकि आपको और इजीली समझ में आ सके। और आप पूरे पेपर सॉल्व करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बोलना, ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूँ और पेपर भेज सकूँ, या फिर पेपर सोल्व का वीडियो भेज सकूँ। ठीक है, और इसके आंसर आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना। बाय।